स्वागत है। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प सामग्री पर बात करने वाले हैं। फार्मेसी और हमारा शरीर कैसे काम करता है उससे जुड़ा हुआ। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो शरीर की फंक्शनिंग, कुछ कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं, दवाएं कैसे बनती हैं और हाँ, उनकी क्वालिटी कैसे पक्की की जाती है, इन सब चीजों को कवर करती है। बिल्कुल। तो चलिए इस जानकारी में थोड़ा गहरा उतरते हैं और देखते हैं क्या समझ पाते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये समझना कि हमारा शरीर कैसे काम करता है और जब कोई गड़बड़ी हो जाए तो क्या होता है, ये हेल्थ के लिए जागरूक रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। सही कहा। और फिर ये जानना कि दवाएं इसमें क्या रोल प्ले करती हैं, ये पूरी पिक्चर को समझने में मदद करता है। हाँ, आज की चर्चा शायद इन सब कड़ियों को जोड़ने का एक प्रयास होगी। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं शरीर के इस अद्भुत सिस्टम से। मुझे हमेशा हैरानी होती है कि हमारा दिल लगातार कैसे धड़कता रहता है। मतलब सुना है कि इसमें कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम जैसा कुछ होता है। हाँ, ये काफ़ी दिलचस्प है। दिल की अपनी एक इलेक्ट्रिकल कंडक्शन प्रणाली होती है। अच्छा। इसे ऐसे समझें कि दिल में एक नेचुरल पेसमेकर होता है। हम्म। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है। ये सिग्नल फिर एक खास रास्ते से एक पाथवे से गुजरते हैं हाँ, और पूरे दिल की मांसपेशियों को सिकुड़ने का निर्देश देते हैं। ताकि खून पंप हो सके। बिल्कुल, जिससे खून पंप होता है। ये एक बहुत ही सलीके से, बिल्कुल सिंक्रोनाइज तरीके से होता है। और वो जो ईसीजी टेस्ट होता है जो डॉक्टर्स करते हैं अक्सर, क्या वो इसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मापता है? बिल्कुल सही। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी, वो इन्हीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिकॉर्ड करता है, अच्छा। स्किन पर इलेक्ट्रोड्स लगाकर। ये ग्राफ हमें बताता है कि दिल की धड़कन रेगुलर है या नहीं, सिग्नल ठीक से फैल रहे हैं या नहीं, हम्म। और क्या दिल की मांसपेशियों को कोई डैमेज तो नहीं हुआ है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डायग्नोस्टिक टूल है। ये तो हुई दिल की बात, लेकिन शरीर में तो और भी बहुत कुछ चलता रहता है, जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हाँ, जो खून को पूरी बॉडी में पहुंचाता है, या डाइजेस्टिव सिस्टम जो खाने को एनर्जी में बदलता है। ये सब कितने कॉम्प्लेक्स हैं लेकिन कितने जरूरी। निश्चित रूप से। और ये सभी सिस्टम एक दूसरे पर निर्भर हैं। अच्छा। हाँ, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को हर सेल तक पहुंचाता है, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम से मिले न्यूट्रिएंट्स भी शामिल हैं। हम्म। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। सही। हमारा नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, वो इन सभी कामों को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन रिलीज करती हैं, जो बॉडी के कई फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। ठीक है, तो ये तो हुई नॉर्मल फंक्शनिंग, लेकिन तब क्या होता है जब इस सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हो जाती है? यहीं पर बीमारियों की, मतलब पैथोफिजियोलॉजी की बात आती है ना? हाँ, पैथोफिजियोलॉजी का मतलब ही है शरीर की नॉर्मल क्रियाओं में गड़बड़ी की स्टडी। हम्म। हमारी जानकारी में सेल इंजरी का जिक्र है, जो कई बीमारियों की शुरुआत होती है। सेल्स जो हैं वो स्ट्रेस या डैमेज के कारण घायल हो सकती हैं। अच्छा। ये डैमेज या तो ठीक हो सकता है, रिवर्सिबल, या फिर परमानेंट इरिवर्सिबल हो सकता है, जिससे सेल की डेथ हो जाती है। और सूजन, इन्फ्लेमेशन का भी काफी जिक्र है। हम अक्सर सूजन को चोट लगने से जोड़ते हैं, लेकिन क्या ये बीमारियों में भी कोई रोल प्ले करती है? बहुत महत्वपूर्ण रोल। इन्फ्लेमेशन असल में शरीर का चोट या इन्फेक्शन के प्रति एक डिफेंसिव रिस्पॉन्स है। अच्छा, एक बचाव का तरीका। हाँ, ये उस जगह पर ब्लड फ्लो और इम्यून सेल्स को बढ़ाकर हीलिंग प्रोसेस शुरू करने की कोशिश करती है। लेकिन जब सूजन क्रॉनिक हो जाती है, पुरानी या गलत तरीके से एक्टिवेट होती है, तो ये खुद ही टिश्यूज को नुकसान पहुंचा सकती है ओह। और कई बीमारियों का कारण बन सकती है, जैसे आर्थराइटिस, हार्ट डिजीज और यहाँ तक के कुछ कैंसर भी। हार्ट डिजीज की बात आई तो हाई ब्लड प्रेशर, मतलब हाइपरटेंशन, और डायबिटीज जैसी समस्याएं आजकल बहुत आम हो गई हैं। हमारी जानकारी में इनके बारे में क्या बताया गया है? हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर तब होता है जब आर्टरीज की दीवारों पर खून का दबाव लगातार बहुत ज्यादा रहता है। हम्म। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स। अच्छा। अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए तो ये दिल, दिमाग, किडनी और आंखों को सीरियस डैमेज कर सकता है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझना जरूरी है। ये कैसे आर्टरीज को सख्त और संकरा बना सकता है, जिससे दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और डायबिटीज के बारे में? डायबिटीज मेलाइटिस में मेन प्रॉब्लम ब्लड शुगर, ग्लूकोज के लेवल का बहुत ज्यादा होना है। हाँ। टाइप 1 डायबिटीज में बॉडी पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाती। इंसुलिन एक हार्मोन है जो सेल्स को ग्लूकोज यूज करने में मदद करता है एनर्जी के लिए। ठीक है।
टाइप 2 डायबिटीज में बॉडी या तो पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाती या फिर सेल्स इंसुलिन को ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करती। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। अच्छा। समय के साथ बढ़ा हुआ ब्लड शुगर नसों, आंखों, किडनी और हार्ट सहित शरीर के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इन कंडीशंस को समझना और मैनेज करना बहुत जरूरी है। ये जानना कि शरीर की नॉर्मल फंक्शनिंग में गड़बड़ी कैसे बीमारियों का रूप लेती है, वाकई आंखें खोलने वाला है। चलिए अब इस बात पर आते हैं कि इन प्रॉब्लम्स के इलाज के लिए दवाएं कैसे बनाई और इस्तेमाल की जाती हैं। फार्मास्यूटिक्स इसी से जुड़ा है ना? बिल्कुल। फार्मास्यूटिक्स वो साइंस है जो दवाओं को ऐसे फॉर्म में बदलने पर फोकस करती है जिसे मरीज सुरक्षित और प्रभावी ढंग से ले सकें। इन्हें डोसेज फॉर्म कहा जाता है। आपने देखा होगा दवाएं गोलियों, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन, क्रीम, मलहम, सपोजिटरी, मतलब कई रूपों में आती हैं। हाँ, ये इतने अलग अलग रूप क्यों होते हैं? जैसे एक क्रीम और एक मलहम में क्या बेसिक फर्क है? दोनों ही तो स्किन पर लगाने के लिए होते हैं। ये अच्छा सवाल है। अलग अलग डोजेज फॉर्म कई कारणों से बनाए जाते हैं। दवा को बॉडी में कहाँ काम करना है, मतलब स्किन पर, पेट में या पूरी बॉडी में। दवा का केमिकल नेचर कैसा है? पानी में घुलती है या तेल में? अच्छा। दवा कितनी जल्दी या धीरे धीरे रिलीज होनी चाहिए? और पेशेंट के लिए इस्तेमाल में कितनी आसानी है? क्रीम और मलहम दोनों सेमी सॉलिड हैं, लेकिन उनमें पानी और तेल का रेशियो अलग होता है। क्रीम में पानी ज्यादा होता है, इसलिए वो हल्की होती हैं और स्किन पर आसानी से फैल जाती हैं। अक्सर चिकनाई नहीं छोड़ती। ठीक। मलहम में तेल ज्यादा होता है, वो ज्यादा गाढ़े होते हैं, स्किन पर ज्यादा देर टिकते हैं और स्किन को मॉइस्चर बनाए रखने में मदद करते हैं। अच्छा, तो उनका इस्तेमाल अलग-अलग सिचुएशन में होता होगा। बिल्कुल। उनका चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि दवा को स्किन की सतह पर रखना है या गहराई तक पहुंचाना है, और स्किन की कंडीशन क्या है। और लिक्विड दवाएं जैसे सिरप और सस्पेंशन? लिक्विड डोसेज फॉर्म अक्सर बच्चों या उन लोगों के लिए अच्छे होते हैं जिन्हें गोलियां निगलने में दिक्कत होती है। हाँ। सिरप में दवा आमतौर पर चीनी या किसी मीठे घोल में पूरी तरह घुली होती है, मतलब सोल्यूशन होता है। सस्पेंशन में दवा के छोटे छोटे कण लिक्विड में घुले नहीं होते, बल्कि सस्पेंडेड रहते हैं, तैरते रहते हैं। अच्छा। इसीलिए इस्तेमाल से पहले सस्पेंशन को हिलाना जरूरी होता है ताकि दवा बराबर मिल जाए। समझ गए। इमल्शन भी एक तरह का लिक्विड है जिसमें तेल और पानी जैसे दो न घुलने वाले लिक्विड्स को एक साथ मिलाया जाता है एक इमल्सिफायर की मदद से। इसका मतलब है कि दवा को सही फॉर्म में देना बहुत जरूरी है ताकि वो अपना काम ठीक से कर सके। जैसे स्किन पर लगाने वाली दवाओं के लिए ये जरूरी है कि दवा स्किन के अंदर जा सके। हाँ, स्किन के जरिए दवा का एब्जॉर्प्शन या पेनिट्रेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। स्किन हमारी प्रोटेक्शन की पहली लेयर है, तो उसे पार करना आसान नहीं है। दवा का मॉलिक्यूल कितना बड़ा है, वो तेल या पानी में कितना घुलनशील है, और डोजेज फॉर्म का बेस कैसा है, ये सब फैक्टर स्किन में दवा के जाने को प्रभावित करते हैं। अच्छा। कभी-कभी दवा के पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए फॉर्मुलेशन में स्पेशल केमिकल्स भी डाले जाते हैं जिन्हें पेनिट्रेशन एनहांसर्स कहते हैं। तो ये तो हुई दवा बनाने की बात, लेकिन हम ये कैसे पक्का करते हैं कि जो दवाएं हम ले रहे हैं वो सेफ है और उनमें सही मात्रा में एक्टिव इंग्रेडिएंट है? यहीं पर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और क्वालिटी कंट्रोल, मतलब QC का रोल आता है। UC? हाँ, क्वालिटी कंट्रोल। हर दवा बनने के बाद और मार्केट में आने से पहले उसकी पूरी तरह से जांच की जाती है। एनालिसिस ये पक्का करता है कि दवा में सही चीज सही मात्रा में है और उसमें कोई नुकसानदायक इम्प्यूरिटीज, मतलब अशुद्धियां नहीं है। इसमें कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं? हमारी जानकारी में क्रोमैटोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसी टेक्निक्स का जिक्र है। ये क्या करती हैं? ये बहुत पावरफुल एनालिटिकल तकनीकें हैं। क्रोमैटोग्राफी को आप एक तरह की छंटाई प्रक्रिया समझ सकते हैं। छंटाई? हाँ, ये मिक्सचर में मौजूद अलग-अलग कंपोनेंट्स को उनके फिजिकल या केमिकल गुणों के आधार पर अलग करती है। जैसे HPLC, मतलब हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी। हाँ, सुना है। उसका इस्तेमाल अक्सर ये जांचने के लिए किया जाता है कि किसी टैबलेट में एक्टिव दवा की मात्रा कितनी है और क्या उसमें कोई अनचाहे पदार्थ तो नहीं है। अच्छा, और स्पेक्ट्रोस्कोपी? स्पेक्ट्रोस्कोपी लाइट या दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इस्तेमाल करके पदार्थों की पहचान और मात्रा का पता लगाती है। लाइट से कैसे? अलग-अलग पदार्थ लाइट को अलग-अलग तरीके से एब्जॉर्ब या एमिट करते हैं, जिससे उनका एक खास फिंगरप्रिंट बनता है। ओह, दिलचस्प है। हाँ, UV विज स्पेक्ट्रोस्कोपी और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी आमतौर पर दवाओं की पहचान और प्योरिटी की जांच के लिए यूज की जाती हैं।
ये तकनीकें बहुत सटीक होती हैं और दवा की क्वालिटी सुनिश्चित करने में मदद करती हैं। तो ये सब क्वालिटी एश्योरेंस QA और क्वालिटी कंट्रोल QC का हिस्सा है। हाँ, QC मुख्य रूप से फिनिश्ड प्रोडक्ट की टेस्टिंग पर फोकस करता है, ये देखने के लिए कि क्या वो स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरता है। QA एक ज़्यादा बड़ी कॉन्सेप्ट है जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर ध्यान देती है, रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर फाइनल पैकेजिंग तक। अच्छा, मतलब शुरू से आखिर तक। बिल्कुल, ताकि ये पक्का हो सके कि हर स्टेप पर क्वालिटी बनी रहे और प्रोडक्ट लगातार स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बने। फार्माकोपिया, जैसे इंडियन फार्माकोपिया या ब्रिटिश फार्माकोपिया, वो ऑफिशियल किताबें हैं जो इन स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करती हैं, जैसे किसी दवा की प्योरिटी कितनी होनी चाहिए, टेस्टिंग के तरीके क्या होने चाहिए वगैरह। ये दवा इंडस्ट्री के लिए रूल बुक की तरह हैं। ये जानना सुकून देता है कि दवाओं की क्वालिटी पक्की करने के लिए इतनी सारी प्रक्रियाएं हैं। हमारी सामग्री में फार्माकोग्नोसी और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का भी जिक्र है। ये क्या है? फार्माकोग्नोसी नेचुरल सोर्सेस, खासकर पौधों से मिलने वाली दवाओं की स्टडी है। पौधों से? हाँ, इसमें कच्ची दवाओं मतलब क्रूड ड्रग्स की पहचान, उनके एक्टिव कंपोनेंट्स का पता लगाना और उनकी क्वालिटी का मूल्यांकन करना शामिल है। पुराने जमाने में तो ज्यादातर दवाएं सीधे नेचर से ही मिलती थीं। और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां जैसे आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी? हाँ, दुनिया भर में मेडिसिन के कई ट्रेडिशनल सिस्टम हैं, जैसे भारत में आयुर्वेद और सिद्ध, यूनानी पद्धति, चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन और होम्योपैथी। इन सिस्टम्स के अपने सिद्धांत, डायग्नोसिस के तरीके और इलाज हैं, जिनमें अक्सर पौधों, खनिजों और एनिमल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है। फार्माकोग्नोसी इन पारंपरिक दवाओं की साइंटिफिक स्टडी करने में भी रोल निभाती है। लेकिन क्या इन पारंपरिक दवाओं की क्वालिटी और स्टैंडर्डाइजेशन में चुनौतियां हैं? मिलावट, अडल्टरेशन जैसी समस्याएं? ये एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। बिल्कुल, नेचुरल प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है, जैसे पौधा कहाँ उगाया गया, कब काटा गया, कैसे प्रोसेस किया गया। हाँ, ये तो है। मिलावट भी एक समस्या हो सकती है, जो जानबूझकर, जैसे महंगी जड़ी बूटी में सस्ती चीज मिलाना, या अनजाने में, जैसे गलत पहचान या स्टोरेज के दौरान कंटामिनेशन हो सकती है। तो फिर इसीलिए पारंपरिक दवाओं का भी सही मूल्यांकन करना जरूरी है, ताकि उनकी सेफ्टी और इफेक्टिवनेस पक्की की जा सके। इसके लिए भी मॉर्फोलॉजिकल मतलब देखकर पहचान, माइक्रोस्कोपिक, फिजिकल, केमिकल और कभी-कभी बायोलॉजिकल टेस्ट का इस्तेमाल होता है। तो आज हमने शरीर की बेसिक फंक्शनिंग से लेकर बीमारियों की कॉम्प्लेक्सिटीज तक, दवाएं कैसे बनती हैं और उनके अलग-अलग फॉर्म्स, उनकी क्वालिटी कैसे पक्की होती है, और नेचुरल सोर्सेज से मिलने वाली दवाओं की स्टडी तक की एक काफी लंबी यात्रा की। ये साफ है कि हेल्थ और मेडिसिन के ये सारे पहलू कितने गहरे और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, इन सभी एरियाज की बेसिक समझ हमें अपने स्वास्थ्य, बीमारियों और इलाजों के बारे में बेहतर जानकारी देती है। सही बात है। ये हमें अब हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ बेहतर बात करने और मेडिकल साइंस की जटिलताओं को सराहने में मदद करती है। अंत में एक विचार छोड़ते हैं। हमने देखा कि मॉडर्न साइंस दवाओं के एनालिसिस और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए कितनी एडवांस टेक्निक्स यूज करता है। साथ ही ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स का ज्ञान भी सदियों से चला आ रहा है, जिसका जिक्र हमारी सामग्री में भी था। हाँ, भविष्य में हेल्थ केयर की ये दो अप्रोच, मॉडर्न साइंटिफिक एनालिसिस और ट्रेडिशनल ज्ञान, कैसे एक साथ आ सकते हैं? क्या हम इन दोनों के बेस्ट को मिलाकर हेल्थ केयर का एक और ज्यादा होलिस्टिक मतलब समग्र तरीका विकसित कर सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो निश्चित रूप से आगे की खोज और चर्चा को प्रेरित करता है।